देखो नेक्स्ट आ जाते हैं कृमि वाले पोर्शन के ऊपर। यहाँ में मार्क करने से मैंने छोड़ दी है चीजें, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या जरूरी है इनके अंदर, आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो पूरक, जो बेसिक हम कोड याद रखते हैं कि कृमि जो होते हैं वो पुरीषज, रक्तज, कफज ऐसा करके, और चरक वाला जो डिवीजन है बेसिक 5 6 7, इतना तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, 5 6 और 7। पुरीषज, रक्तज और कफज कृमि। अब मेन बातों की बात कर लेते हैं। किसने बाह्य कृमि का उल्लेख नहीं किया? आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत। ठीक है। शारंगधर ने एक एक्स्ट्रा कृमि बता दिया, स्नायु कृमि। ये याद रखोगे। अगली जो जरूरी बात है वो आती है, ये सहज कृमि का उल्लेख किस आचार्य ने किया? सहज कृमि, तो आचार्य चरक ने किया चरक। है। बस ठीक है। चरक। और सहज कृमि से वो आपसे पूछेगा कि क्या समझते हो, अब क्लियर तो चरक ने लिखा नहीं कुछ भी क्या होता है, तो वो हमें बताना है समझ के कि क्या होता है। तो देखो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में, मतलब अगर आप देखने जाओगे कि कितने बैक्टीरिया हैं, कितने सूक्ष्म जीव हैं जो जी रहे हैं इस शरीर के ऊपर, तो अरबों की संख्या होगी। ठीक है। तो हमारी स्किन पे भी रहते हैं, स्टूल में रहते हैं, यूरिन में रहते हैं, है ना। तो पूरी बॉडी में, मतलब ये एक आश्रय है बहुत सारे बैक्टीरिया इस तरह के जीवों के लिए। तो उन्हीं को, जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जो बॉडी में रहते हुए नुकसान ना पहुंचाए उसको, कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे, एक हम मेडिसिन देते हैं एमोक्सिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो उसका साइड इफेक्ट होता है ये, कि लोगों को अक्सर डायरिया हो जाता है उसको लेने के बाद। ठीक है। तो वो क्यों हो जाता है? ये जो हमारा गट फ्लोरा है या माइक्रो फ्लोरा जिसको आप बोल देते हो, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में, प्रोसेसिंग में। तो वो, उसकी वजह से उनकी संख्या जो है घट जाती है। ठीक है। तो उसी को वापस हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे दही का सेवन कराना, ठीक है, या फिर आप प्रीबायोटिक्स देते हो बाहर से, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके लिए आप ये काम कराते हो। ठीक है। तो इस बात का ये जवाब है कि सहज कृमि से हम शायद उनको समझ सकते हैं कि उनकी यहाँ बात की जा रही है। क्लियर है? आगे चलिए। अष्टोदरी अध्याय चैप्टर का नाम है मान लो, तो कोई पूछ ले मान लो अष्टोदरी अध्याय ही क्यों है, कि सबसे पहले इसी का उल्लेख है। ठीक है ना। अष्टोदरी अध्याय के 8 उदर रोगों का उल्लेख है सबसे पहले, तो इसीलिए इसका नाम अष्टोदरी है। ऐसा नहीं है कि उदर रोगों की ही बात है खाली है, लेकिन सबसे पहले जो डिवीजन बताया वो 8 उदर रोगों का बताया। आगे दो टर्म देख रहे हो, सामान्य विकार और नानात्मक विकार। ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? तो सामान्य विकार जो किसी भी दोष की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, और नानात्मक विकार जो स्पेसिफिक किसी एक दोष की वजह से ही होते हैं, उनको कहते हैं नानात्मक विकार। कुछ ऐसे भी विकार हैं जो सिंगल दोष की वजह से भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि बाकी कोई दोष भी उनके साथ इन्वॉल्व हो, इस तरह के भी हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे गृध्रसी, उदावर्त, उरुस्तम और हिक्का। तो ये सामान्य में भी आते हैं और वात की वजह से होने वाले रोगों में भी आते हैं सर। अदरवाइज में आप देखोगे सभी में कफ का भी इन्वॉल्वमेंट बताया गया है, चाहे गृध्रसी हो, आपने इसके भेद देखे होंगे, वातज, वात, कफ ऐसा करके। उदावर्त में भी कहते हैं कि बाकी दोषों की वजह से भी हो सकता है। उरुस्तम, तो वहां तो होता ही है वात, कफ, मेद, आम, इन सब का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। सेम हिक्का की बात है, वहां प्राणवायु है। और साथ में बाकी दोषों की बात भी कर रखी है, हम आप देखोगे तो पढ़ते समय कि पित्त, स्थान, समुद्भव, इस तरह करके बात भी आई है। बात समझ रहे हो? तो ये सामान्य और वात नानात्मज दोनों विकारों में रखे गए हैं। इसी तरह कामला और रक्तपित्त, ये दोनों ऐसे रोग हैं जो पित्तनानात्मज और सामान्य दोनों विकारों में रखे गए हैं। तो बेसिक आइडिया ले लेना, इनका मतलब क्या है पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। ये कुछ रोगों के नाम लिखे हैं, आपको सब सर, पता होंगे। हाँ। ये उदावर्त, आद्यमान और आटोप, इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो वैसे तो कोई इसको आपको स्पेसिफिक कहेगा नहीं इनको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि तीनों चीजें प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो लगभग लोग एक जैसा ही कंसिडर करते हैं। लेकिन इनके डिफरेंसेस जो हैं वो अभी चिकित्सा वाला पार्ट डिस्कस करेंगे ना जिस समय, तब मैं आपकी क्वेरी ले लूंगा, क्योंकि अभी मैं कह तो दूंगा जो मुझे लगता है इनके बारे में एग्जैक्ट, लेकिन बेहतर होगा ये सवाल संभाल के रखो कि वहीं पे इसको बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा पढ़ के थोड़ा समझ के आपको और बेहतर से बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो वो जनरल बात हो जाएगी। ठीक, अगर मुझसे कहोगे कि उदावर्त, आदमान और तीसरी कंडीशन आटोप आपने दी, तो आटोप समझ लो कि क्लियर कट, जैसे कहते हैं गुड़गुड़ाहट होना पेट में, कि साउंड करते हुए, मतलब वात का रुकना और आवाज करते हुए रुकना, तो वो आटोप वाली कंडीशन हो गई। आदमान मान लो उसमें आप जैसे, सर आयुष्मान मलबद्धता रहेगी।
हाँ कॉन्स्टिपेशन। हाँ, वो तो तीनों में रहेगा लगभग, वो तो तीनों में रहेगा। ठीक है, और जो आधमान जैसी कंडीशन बता रहे हो उसको ऐसा मान सकते हो, आप लोग कह रहे थे ना पेट गुम हो गया, है ना, मतलब इस तरह का कि ऐसा लगना कि स्तंभित हो जाना उधर का, उस तरह वाली कंडीशन मान लो एक तरीके से। ठीक है, कि जो भोजन है वो कहीं गायब हो गया, कहीं है, लग रहा है अंदर रुका हुआ है कहीं पे, उस तरह वाली फीलिंग जो आती है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन तो है ही, मतलब उदावर जो है वो तो एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, हम लोग उसको बोल देते हैं ऑब्स्टिपेशन, है ना, जब कहते हैं कि गैस भी पास नहीं हो रही, लोग कहते हैं ना कि फ्लैचुलेंस ये भी नहीं हो रही है चीज, तो वो जो कंडीशन होती है कि स्टूल भी पास नहीं हो रहा और गैस भी पास नहीं हो रही है, तो वो चीज जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इस तरह से है एक तो, लेकिन ये तो बात हो गई मेरी जो मैं समझता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट बुक्स क्या कहते हैं वो हम बाद में बात करेंगे जब चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, और भी इस तरह के सवाल हैं, ठीक है, सवाल ये तो ऐसा माइंड में रख सकते हो, मुझे भेज भी सकते हो कि मैं पढ़ लूँ उनको पहले ही आपको अच्छे से बताने के लिए, आपकी जो भी क्वेरी हो, है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है, पुनीत अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 200 के मेन स्थान आप लोग को याद होंगे तो उनको आप देख लेना, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है, आप देखोगे यहाँ क्या लिखा है। चैप्टर आता है 21। तो एक तो जरूरी ये बात है कि स्वस्थ की परिभाषा चरक ने कहाँ दी है, सुश्रुत ने कहाँ दी है। तो चरक ने जो दी है वो इस चैप्टर में दी है, 21 चैप्टर में। ठीक है, और सुश्रुत ने जो दी है परिभाषा वो कहाँ दी है बोलो। 15 15 से। सर, 15 में। ठीक है, तो सूत्र 15 के 15 बाई अंदर, 41। 15 में दी, अच्छी बात है, याद रखेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है अष्टनिंदित्य अध्याय, इस चैप्टर के अंदर 8 निंदितों का उल्लेख किया गया। और ये 8 निंदित का मतलब क्या है, ये वो लोग हैं, निंदित का मतलब कि जो चिकित्सा की दृष्टि से वर्जित है। क्यों वर्जित है, क्योंकि वहां पे लाभ होने वाला नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहिए उनको ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जैसे कोई कह दे इसको कि क्यों, अब जैसे लिखा है अत्यंत घोर अत्यंत कृष्ण, दो कंडीशन लिखी है, तो आप ऐसा समझ लो कि एक वेस्ट इंडीज का व्यक्ति है, वो सोचने लगे, जैसे माइकल जैक्सन का उदाहरण ही ले लो आप, उसने पूरी लाइफ इसी चीज के पीछे अपनी खराब कर ली कि उसको ऐसा बहुत सीवियर कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मुझे जो है अपना स्किन का कलर जो व्हाइट चाहिए। ठीक है, उसने इतनी सर्जरी दुनिया भर के ट्रीटमेंट ले डाले, और हो सकता है ये उसके कहीं ना कहीं कैंसर का कारण भी बने हो जो उसको हुआ था बाद में। ठीक है ना, तो इन चीजों का इलाज नहीं करना है, ये तो ईश्वर ने दिया है आपको, जो दिया है ना, किसी को मान लो काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, तो इन चीजों में नहीं पड़ना, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो कलर है। अब वो देख लो जो फॉरेनर्स होते हैं कई, तो वो बीचेस पे लेटे होते हैं अपने आप काला करने, वो क्या नहीं इस्तेमाल करें, उनको लगता है कि हम बहुत गोरे हो रहे हैं, थोड़ा रंग अपना डाउन कर लें। ठीक है, वो टैनिंग करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिकल बात है, इसलिए ये चीजें मना है चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इसको समझ लेना। और आप कंडीशन पढ़ सकते हो कोई भी हो, किसी की लंबाई बहुत ज्यादा है, खली को समझ लो आप, क्या करोगे, कुछ नहीं। कोई बहुत छोटा है, वो बिग बॉस में आया था एक, वो कहीं अफगानिस्तान का था, कहाँ का था, तो क्या कर रहा है वो, पैसा बहुत है उसके पास, ट्रीटमेंट थोड़ी होगा। अति क्रश है कोई, अति स्थूल है, अति क्रश में वो समझ लो आप, रजनीकांत का वो दामाद, क्या नाम है उसका, धनुष, है ना, तो वो लगता है कि क्या नहीं खा सकता वो, काजू बादाम उसके लिए मना थोड़ी है, कुछ भी खा लेगा, नहीं बढ़ रहा तो नहीं बढ़ रहा। एक अति स्थूल है, पाकिस्तान का खान बाबा, वो पतला नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो सकता। अति लोमश आलोमश, अनिल कपूर देख लो आप, है ना, राकेश रोशन देख लो, तो उदाहरण है, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। फिर अति मृदु, अति कठिन, तो यहाँ भी उस तरह समझ सकते हो आप, मान लो जैसे हम लोग एक कंडीशन की बात करते हैं जीरोसिस या जोवलिन सिंड्रोम, हम लोगों ने डिस्कस किया होगा कभी। ठीक है, तो उसमें स्किन कैसी हो जाती है लोग देखेंगे, या रुपियोइड सोरियासिस इस तरह की कंडीशन देखी होंगी, तो वहां कुछ ज्यादा हो नहीं पाता, वो ऑटो इम्यून कंडीशन कह देते हैं, या तो या फिर किसी को जन्म से ही है उस तरह की चली जा रही है, तो इन कंडीशन में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। खैर ये लास्ट की जो दो कंडीशन यहाँ लिखी हैं, ये काश्यप ने दी है, तो मेरी बात समझ गए होगे। तो निंदित का मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल बाइकआउट करना है ऐसे लोगों का, इसका मतलब ये चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा कुछ इसमें पढ़ोगे नहीं, है ना, अदरवाइज आपको यश नहीं मिलेगा, आप यश के भागीदार बन जाओगे। आगे देखिए, रस निमित्ता में स्थूल्यम कार्श्यम, तो कोई पूछने लगे कभी आपसे कि भाई वजन कम करने के लिए बेस्ट क्या है, तो एक तो यहाँ देख रहे हो रस को कह दिया, और इसके नीचे देख रहे हो चरक ने लिखा आहार और निद्रा के निमित्त है स्थूलता और कार्श्यता। इसके अलावा सुश्रुत ने कहा है कि व्यायाम श्रेष्ठ स्थूल्यापहर है। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं, एक व्यायाम करना, एक निद्रा जितनी लेनी चाहिए उतनी लेना, और एक है अपना जो रस जो आप खा रहे हो उसका ध्यान रखना, तो अगर वेट को कंट्रोल करना चाहते हो। खैर आगे चलेंगे। अब तर्पण 3 तरह के, नंबर याद हो, चरक के लंघन 10 तरह के, वाग्भट के लंघन कह रहे हैं 2 तरह के,
एक बात आती है कि स्थूल और कृश दोनों को ही चिकित्सा की दृष्टि से वर्जित किया गया, लेकिन कह रहे हैं कि स्थूल व्यक्ति जो है वो ज्यादा निंदित है। क्यों ज्यादा निंदित है? यहाँ तो कारण ऐसा दिया गया है कि अगर एक ही रोग दोनों व्यक्तियों को हो जाए, तो जो स्थूल व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा कष्ट देगा वो रोग। ठीक। इसको कृश को कम कष्ट देगा। उसका कारण ये हो जाता है कि कृष के शरीर में तो अगर दोष देखोगे तो सिर्फ वात ही वात है। मैं अगर दूसरे पॉइंट से बात करूं इस पे, तो कृष के शरीर में सिर्फ वात वाली बात होती है कि चलो वात है, तो वो सबसाइड हो जाएगा, खूब बढ़िया खाएगा पिएगा। लेकिन स्थूल व्यक्ति जो होता है ना, आप स्थूलता बढ़ोगे तो यहाँ पे भी आवरण की बात आई है। ठीक है, कि वात का आवरण है। ठीक है। और मेद है। मेद तो है ही है, मतलब कफ भी कह सकते हो, मेद हुआ, कफ हुआ, आम हुआ, ये सब चीजें एक जैसी हैं, साधर्मी है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ तो वात और कफ दोनों से होने वाली परेशानी है। आपको दोनों को सोचना है। दोनों कॉम्प्लिकेशन आएंगे, वात के भी आएंगे, कफ के भी आएंगे। यहाँ सिर्फ वात है अकेला जो परेशानी कर रहा है। तो इसलिए ये वात वाले जो हैं, यानी कि क्रश वाले, इनको ठीक करना कंपैरेटिवली इजी है। और ये दूसरे वाले जो है, इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। नीचे देख पा रहे हो, श्लोक में लिखा है, मेधसा आवृत मार्गत्व, वायु कोश से विशेषता, कि मेद आवरण कर लेता है वायु के मार्ग में, तो इसलिए समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। आगे चलते हैं। इनके शरीर में 8 दोष कहे गए। अति स्थूल व्यक्ति के शरीर में एक शब्द आया, जवावरोध। इसका मतलब होता है उत्साह की हानि होना। ठीक है, तो आप कह के देखना कभी किसी स्थूल व्यक्ति से कि चलो तुम्हारा वजन कम कराते हैं, कल सुबह 5 बजे से टहलना शुरू करेंगे, तो वो तुरंत कुछ बहाना बना देगा, नहीं कल नहीं, कल तो क्या दिन है, पूछेगा आपसे। आप कहोगे मंगल है, कहेगा नहीं मंगल से नहीं शुरू करूंगा। फिर आप कहोगे नहीं सॉरी सॉरी, कल तो बुध है, तो कहते हैं हाँ हाँ सॉरी, बुध से नहीं शुरू करना है, मंगल से करेंगे या सोमवार से करेंगे। ठीक है ना? तो मतलब उसे करना नहीं है, यही है उत्साह की हानि होना। तो उनका मन नहीं करता कि हम शुरू करें, कोई शुरुआत करें। आगे चलोगे। अतिकृष्ट के निदान, क्रियाति योग। अब पंचकर्म अच्छा है, कई लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि वो ही करा रहे हैं बार बार, जी मैं तो इतनी बार ले चुका हूँ कमन। आपको मिलेंगे ऐसे मरीज, प्रैक्टिस जब आप करोगे ना। विनीत के पास आता होगा कोई ना कोई ऐसा बताने के लिए कि मैं वहां गया था, मैंने तो रुका ही रहा 1 साल में, वो नहीं कराता रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे क्रश हो जाते हैं। स्नान का अभ्यास करने वाले, अब पूल शुरू हो जाएगा, है ना, गर्मी आ गई, तो कहीं निकलेंगे ही नहीं, उसमें सुबह गए, शाम को निकल रहे हैं वहां से बाहर, तो क्या होगा? एनर्जी सारी चली जा रही है। ओल्ड एज, प्रकृति जरा, इसमें एक सवाल आता है कि ओल्ड एज होने को लिखा हुआ है कि व्यक्ति क्रश हो जाता है ओल्ड एज के अंदर, और आप प्रैक्टिकली भी देखते ही होगे कि जो लोग पहले भी मोटे रहे होते हैं ना, ओल्ड एज आने पे आप देखोगे एकदम से स्किन उनकी लूज बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका एक कारण है जो सुश्रुत ने लिखा है। वो क्या लिखते हैं कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं ना, तो रस का डाइजेशन ठीक से नहीं होता, क्योंकि जरा से शरीर पक जाता है, ऐसी बात उन्होंने की है। जरा पकु शरीराणाम, ध्यान आ रहा है? पढ़ा होगा कि जरा से शरीर पक जाता है, और तब वो रस को पचाने में समर्थ नहीं होता, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, आप खिलाया कितना अच्छा दो। तो बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ओल्ड एज के अंदर ऐसा हमें मिलता है कि वेट कम होने लगता है। क्रोध, तो गुस्से में तो खाना ही नहीं खाओगे, तो कहाँ वजन बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाकी बेटा बेसिक चीजें हैं, हम बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं, ये आप देख सकते हो, ये वो परिभाषा है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। सम मास प्रमाणस्तु सम सहन नरा, दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम ना बलेन अभिभूयते, कि जिनके शरीर में मांस जैसे होना चाहिए उतना है, ठीक है, बॉडी का कंपोजिशन बड़ा बेहतर है, इंद्रियां दृढ़ है उनकी, तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में जल्दी से रोग उत्पन्न नहीं होते। ठीक, तो ये स्वस्थ के लिए बताया हुआ है, चरक ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आती है निद्रा। तो निद्रा में ये भेद वगैरह तो आप देख लोगे किसके कितने हैं। मेन चीजें बोल दे रहा हूँ मैं एक बार आपको, कि देखो आचार्य चरक के निद्रा के 6 भेद हैं, और वाग्भट के 7 होते हैं। ठीक है, एग्जाम में शायद सवाल भी आया था इस बार, कुछ पूछा था ना ऐसे, इसी वाले एग्जाम में निद्रा के भेद वाग्भट के शायद पूछे गए थे। तो वाग्भट की निद्रा जो है वो 7 हो जाती है। ठीक है, तो 7 कैसे हो जाती है? चरक की मन शरीर श्रम संभव एक निद्रा है, इसके 2 डिवीजन कर दिए, मन के श्रम से और शरीर के श्रम से आने वाली नींद। ठीक, एक तो ये बात है। आचार्य सुश्रुत ने 3 भेद बताए, और निद्रा को विष्णु की माया स्वरूप कहा, मतलब भगवान विष्णु की माया है निद्रा, ऐसा लिखा उन्होंने, विष्णु की माया स्वरूप निद्रा को। दूसरी बात है, जो ये रात्रि में निद्रा आती है ना स्वभाव से, आचार्य चरक ने जो लिखी है, इसको कहते हैं भूत धात्री निद्रा।
ठीक है, हमको धारण कराने वाली, यानी सोना भी जरूरी है। ठीक है, अगर नींद नहीं लोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखोगे कि ड्रीम्स क्यों आते हैं। लोग देखो काफी पूछते हैं इस चीज को, क्योंकि एक टर्म होती है रैम, REM। ठीक है, तो जब हम सोते हैं ना, तो ये मान लो लगभग आधे घंटे में एक बार आपको ऐसा फेज आएगा सोते समय कि आप सपने देखोगे। तो थोड़ी देर का टाइम आता है, उस समय आपकी आंखों के मूवमेंट होते हैं। अगर आप देखोगे आपकी आंखें ऐसी लगेंगी, कोई सो रहा होगा ना, तो आपको लगेगा, अगर आप देख रहे हो लगातार उसको, कि उसकी आंखें हिल रही हैं अभी थोड़ा सा, आपको लगेगा शायद जगने वाला है वो व्यक्ति। ऐसा है नहीं, लेकिन वो ड्रीम्स के अंदर है। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, रैम का मतलब क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट। जब व्यक्ति सो रहा होता है उसकी आंखों के मूवमेंट चल रहे होते हैं, तो रैपिड आई मूवमेंट का टाइम होता है। और जिसको सोते समय ये पीरियड ज्यादा आते हैं रैम वाले, समझ लो कि वो उतना ही मतलब फ्रेश महसूस नहीं करेगा जब उसकी आंखें खुलेंगी। उसको सुबह उठ के ऐसा लगेगा, अरे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, सिर अभी भी भारी है ना, वो थकावट गई नहीं है। और जो लोग आराम से सो जाते हैं, चैन की नींद जिसे कहते हैं, वो चैन की नींद होती है बिना सपनों वाली, जिसमें कोई सपने नहीं आते हैं। ठीक है, और बच्चों को ना ये सपने बहुत आते हैं। बच्चे लगभग 80% समय सोते हैं। उनका जो 24 घंटे का टाइम है उसमें से 80% टाइम वो सोते रहते हैं, और उसमें भी सपने देखते रहते हैं। और वो सपनों में ही सीखते हैं, उनकी खासियत है। बच्चे सपनों में सीखते भी रहते हैं, जो जो देखते हैं सपने में वो सीखते भी जाते हैं। हमें जरूरत नहीं है, हम तो रियल में देख चुके होते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में अगर कोई पूछे कि सपने क्यों आते हैं, तो इसका कारण जो बताया गया है वो कहा गया है, वो लिख सकते हो आप। मन का मन का उसके विषयों के साथ जुड़े रहना। और दोष की अगर बात करूं तो रज है दोष इसके पीछे। और बाकी बेसिक चीजें आप सब जानते होंगे कि निद्रा में दोष क्या होते हैं, कफ और तम। ठीक है, तो वो भी अपना याद रखना। ठीक है, कफ और तम होते हैं, लिख लो इसके सामने अगर नहीं याद है तो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22, लंघन भ्रंगणीय अध्याय। लंघन भ्रंगणीय अध्याय। तो द्विविध उपक्रम की यहाँ बात की हुई है, तो चिकित्सा के द्विविध उपक्रम कौन से हैं, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं। तो दो उपक्रम है, संतर्पण और अपतर्पण। आप जितनी भी चिकित्साएं हैं इन दोनों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, कुछ संतर्पण से ठीक हो जाएंगे लोग, कुछ अपतर्पण कराने से ठीक हो जाएंगे। आगे देखिए, 10 तरह के लंघन बताए गए हैं आचार्य चरक के द्वारा। इनमें श्लोक तो याद कर ही लोगे, ये याद होनी चाहिए, चीजें जरूर चीजें होती हैं। चरक के लंघन कौन कौन से हैं? तो चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा, मारुत, आतपे, पाचनान्यो, उपवासश्च, व्यायामश्च इति लंघनम। तो ये 10 चीजें हैं। इसमें आया चतुष्प्रकार संशुद्धि, 4 तरह की संशुद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने एक चीज को नहीं कंसिडर किया जब लंघन की बात की। 5 में से कौन सी एक चीज छोड़ दी पंचकर्म में से? अनुवासन। अनुवासन बस्ती। ठीक है ना, क्योंकि अनुवासन बस्ती स्नेह के साथ दी जाती है मेनली। और उसको हम ऐसा मानते हैं कि वो वात का शमन करने के लिए दी जा रही है मेनली। प्लस क्योंकि स्नेह है तो वो कहीं ना कहीं ब्रंघण ही करेगा, इस तरह मान के। तो अनुवासन बस्ती नहीं कंसिडर करते लोग, इसी पे सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या छोड़ा और क्यों छोड़ा। तो अनुवासन बस्ती। बस्ती की जब बात चली है तो बेसिक और थोड़ी सी बात करूंगा। आप लोग पंचकर्म जानते होंगे, सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो एक बेसिक से रूल होते हैं कुछ, कि देखो जब भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करोगे ना, तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि कि आज के समय में क्या बात हुई है हमारे रिसेंटली ये वाली, कि वात दोष की वजह से रोग होते हैं, ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने? नहीं किया यहाँ पे भी, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो बेटा देखो, आजकल के लाइफ स्टाइल में आप देखोगे ना, हमारी जो बीमारियां हैं वो हैं ज्यादातर, या तो हम सब ओबीज हैं, ज्यादातर लोग मोटे हैं अगर इंडिया की बात करूं मैं। अब अंडरवेट बहुत कम लोग रह गए हैं, ज्यादातर मोटे हैं। ठीक है, तो मोटे लोगों के अंदर वात साथ में जुड़ा होता है, स्थूलता में आपने देखा पीछे अभी। सोच लो अगर नहीं है जुड़ा हुआ, तब वो क्रश होगा। अगर मोटा नहीं है तो क्रश होगा, हम मान लेते हैं, तब भी बात तो होगा ही होगा। दूसरी बात, हम सबका लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि ज्यादातर लोग रात को नहीं सो रहे पूरे टाइम, है ना, या फिर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, ऑफिस का वर्कलोड इतना हो गया, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो वात तो बढ़ ही जाता है। तो ये मान के चलते हैं, जब भी कोई पेशेंट इलाज कराने आया आपके पास, कि वात तो बढ़ा ही बढ़ा है 100% उसकी बॉडी के अंदर। और यही कारण भी है कि आजकल कॉन्स्टिपेशन के बहुत पेशेंट मिलते हैं, क्योंकि डाइजेशन नहीं होता और साथ साथ वात बढ़ा होता है। ठीक है,
तो वात जैसे ही बढ़ेगा तो स्तंभन करेगा, मल को रोक लेगा। तो इसलिए इस वात को जीतने के लिए ना, सबसे पहले अगर बस्तियां आपको देनी है तो अनुवासन बस्तियां दी जाती हैं। ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग चिकित्सा में ये चीज यूज करते हैं कि शुरुआत में ही बस्ती दे दी पेशेंट को, अनुवासन बस्तियां, 2-3 अनुवासन बस्ती, कि जो वात था वो जीत लिया। एक बात समझ में आ गई। दूसरा, आप जब ये पंचकर्म वाले प्रोसीजर जो होते हैं, जिनमें काफी मात्रा में आप दोषों को हर लेते हो एक साथ, तो इसमें क्या होता है, शरीर में वात बढ़ जाता है। अब इतनी मात्रा में वो चीज बॉडी से निकली है, तो वात बढ़ जाएगा। उस वात को कंट्रोल करने के लिए भी एक बार अपना चिकित्सा उपकरण जो आप खत्म कर लेते हो, तो क्या करते हैं, लास्ट में फिर से अनुवासन बस्ती दी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझना चाहते हो तो कर्म काल और योग बस्तियां आप देख सकते हो। ठीक है, 30, 16, 8 आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कर्म काल योग बस्ती। तो वहां शुरू में अनुवासन बस्तियां देते हैं और लास्ट में अनुवासन बस्तियां देते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन कराते हैं, और अंत में स्नेहन कराते हैं। तो कॉन्सेप्ट वहां भी सेम ही है, लास्ट में स्नेहन कराने का, कि बढ़ा हुआ वात, गुल्म इत्यादि जो वातिक रोग हैं, प्लीहा रोग, उनको ना कर दे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सब उदाहरण लिखे, इनको आप देख लेना। और जैसे स्तंभन का है, इस पे सवाल पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा स्तंभक रस कौन सा होता है, तो कौन सा रस होता है श्रेष्ठ स्तंभक? कसाय। कष कसाय। कषाय रस, ठीक है बेटा। कषाय ठीक है, एक ये सवाल पूछ लेते हैं सम्यक लंघन के लक्षणों में, कि भूख प्यास का अधिक लगना या एक साथ लगना, है ना। तो संग्रह ने कहा है एक साथ लगना, चरक ने भी, और सुश्रुत ने कहा है असहा। तो इतना नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करना, सिर्फ इतना देखो, भूख प्यास का लगना है ना, ये पहचान है कि लंघन प्रॉपर हो गया। इतना याद रखना है। चैप्टर नंबर 23, संतर्पण या अध्याय। तो इसमें क्या है, संतर्पण से होने वाले जो रोग हैं, मेनली उनका उल्लेख है। तो देख लोगे, समझ आ रहा होगा। इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे कोई पूछ लेता है कि भाई शुरुआत का जो अन्न है, मतलब गेहूं हो, चावल हो, तो आप देखोगे घरों में ना, 1 साल के अंदर की चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती, उसके बाद इस्तेमाल कराते हैं जनरली। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि शुरुआत में ये चीजें गुरु होती हैं, तब ये संतर्पण करेंगे, ऐसा मान लो आप। ठीक है, और पचने में भी मुश्किल होंगी, और 1 साल के बाद इनमें लघुता आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। और कुछ ऐसे विकार हैं जो संतर्पण अपतर्पण दोनों से होता है, उनके नाम जान लेना जरूर। मूत्रकृच्छ और आरुचि, ये संतर्पण से भी होते हैं और अपतर्पण से भी होते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे इनको। ठीक है। और दूसरा, ज्वर जो रोग है वो संतर्पण जन्य है। एक काम अनुबंधी ज्वर है, काम अनुबंधी यानी मन में कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से ज्वर हो जाता है ना। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा, कुछ चाहिए, जिद की, रोए हुए, उसके बाद फीवर हो गया उनको, तो वो होता है काम अनुबंधी ज्वर। इस तरह की चीजें जो है, तो ये अपतर्पण जन्य है, मतलब उसको वो मिला नहीं जो उसको चाहिए था, इसलिए उसको फीवर है। मेरी वॉइस क्लियर है? कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा मेरी वॉइस में? सर अभी तो क्लियर, अभी हुई थी एक बार। मैं, हाँ, इसलिए विनीत मैं औरों से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ही मुझे स्क्रीन पर ना थोड़े रुकते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं इसलिए बाकी से जानना चाह रहा हूँ, औरों को तो ब्रेक नहीं हुई मेरी क्लियर है वॉइस? सर। क्लियर है ना? क्लियर है। ठीक है। क्लियर है सर। ठीक है विनीत, मतलब आप ही की साइड में सिग्नल थोड़ा वहां उधर परेशान कर रहे हैं आपको, मैं यही देख रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखोगे, अब देखो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चीजें आ जाती हैं, कि संतर्पण जन्य विकारों की चिकित्सा में आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा, खासकर महिलाएं, कि क्या करती हैं कि सुबह सुबह वो शहद लेते हैं, शहद का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? पानी के साथ। और उसमें अक्सर मैंने देखा है कि लोग नींबू भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है आपके हिसाब से या गलत है, मुझे बताओ बस। नहीं लेना चाहिए सर। नहीं लेना चाहिए? मुझे नहीं लेना चाहिए तो क्यों? कौन बोल रहा है? अच्छा, चलो नहीं लेना चाहिए, मैं उनमें से किसी एक से पूछ लेता हूँ। प्रतीक, हाँ, क्या बोल रहे हो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सर पानी के साथ में मतलब शहद का कॉन्ट्राइंडिकेशन बोला गया है, लेकिन एक शोधरोधक भी एक जगह आया है, इसलिए समय हमें आया है, लेकिन ठीक है, तो ले या ना ले? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, अच्छा।
और कोई और चीजें बताई गई हैं इसमें, तो कैसे अगर लेना है तो कैसे लेना है। चलो अगर कोई फेवर में है, कोई कहना चाह रहा है कि लेना चाहिए, तो क्या ये तरीका सही है या किसी और तरीके से लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। क्या तो क्वेश्चन पूछे सर? मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मैं सुबह सुबह अपना वेट कम करने के लिए डेली, आज कल से सोच रहा हूँ, शुरू कर देता हूँ, 1 गिलास पानी लूंगा गर्म, ठीक है, उसमें शहद मिला लूंगा, और देखूंगा तो मेरे पास किसी ने बोला है कांचना गुगलू खा लो, तो वो टैबलेट भी रखी है, तो वो भी खाना शुरू कर दूंगा। अब बताओ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों, ठीक है, या फिर क्या करना चाहिए इनके साथ मुझे। उष्ण जल से तो नहीं लेंगे ना सर? ठीक है, मधु तो नहीं इन लेंगे चीजों ना को लूं सुबह? ही ना, मैं फिर कुछ भी ना लूं इनमें से, क्या करूं मैं। मान विरुद्ध वगैरह मधु उदक का एक जगह वर्डिंग आया कि मधु उदक लेना फिर चाहिए। नहीं समझ रहा आप वो लोग। मतलब अगर सिंपल पानी के साथ में लेना है तो, लेकिन गर्म पानी के साथ में होता है कि हम्म, ठीक है ना, देखो आपने कुछ जवाब तो दिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि लोग लेते ही हैं इसको, है ना, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप उसको वैसे मेरे हिसाब से क्लियर आपको इसमें बात कहनी चाहिए, क्योंकि नहीं आप उस लेना चाहिए सर। नहीं लेना चाहिए, है ना, तो ये तो क्लियर ही है कि गर्म पानी के साथ लेना, गर्म क्या पानी के साथ ही शायद मना है, आप देखोगे तो, है ना, मान विरोधी बताया क्लियर कट, तो लेना ही नहीं है उस तरीके से देखा जाए तो। हाँ ले सकते हो, तो फिर इनको कहो कि सेपरेट सेपरेट लो, अगर लेना ही है तो फिर सेपरेट सेपरेट लो, एक साथ मत लो कम से कम, ठीक है ना। तो हर एक चीज अच्छी है, लेकिन ये जरूर नहीं है जो हर चीज अच्छी है सब एक साथ खा ली जाए। अब मान लो कि दुनिया में जितनी भी चीजें खाने की, तो वो खाने की हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते ना कि एक साथ ही प्लेट में रख के बैठ जाते हो। वो टीवी में एक दो दिखाते हैं, एक लड़का है बड़ा मोटा सा, वो बहुत सारी थाली, बड़ी थाली लेके बैठ जाता है और खाता है वो जानवरों की तरह, काफी चलता है, तो वो गलत है ना, है सब खाने का, ये नहीं गलत कर रहा है वो, लेकिन ऐसे नहीं खाना चाहिए। भाई आप थोड़ा सा खाओ, आज कल कुछ और खा लो, परसों कुछ और खा लो। तो कुल मिला के ले सकते हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, देखो गुगलू भी अच्छा है, वेट को रिड्यूस कराने में कहा गया है, ठीक है, शहद भी अच्छा बताया गया है, अच्छा ही है, जो ओरिजिनल है, जिसकी हम कषाय रस वाले की बात करते हैं, जो प्रमेह रोग में अनुपान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, प्रमेह के जितने भी योग हैं उनमें आप अनुपान देखोगे, सबका अनुपान मधु बताया है, खास बात है। जबकि ऐसा लगता है कि मधु नहीं देना चाहिए, क्यों, क्योंकि मधु का ओरिजिनल जो रस बताया गया है वो कषाय बताया गया है, कषाय किंचित मधुर, तो कषाय रस होगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा इसलिए, ठीक है ना। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक साथ नहीं लेना है, व्यक्ति के हिसाब से आपको चूज करना है कि उसको क्या लेना चाहिए। खैर, चलो इस कॉन्सेप्ट पे रोकते हैं फिलहाल इस सेशन को, एक ब्रेक सर लेंगे वापस। हाँ, सर यही सिद्धांत रहेगा, पानी भी नहीं लेना चाहिए ना सुबह सुबह, जो लोग बहुत सारा नहीं, पानी पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के। चलो ब्रेक के बाद बात करते हैं, ऐसा नहीं मैं दोनों चीजों के पक्ष में हूँ, उसमें लेना भी चाहिए नहीं भी लेना चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे, टाइम फ्री हुआ सेशन का, 10 मिनट्स वापस आप कंटिन्यू सर कर दें। सर ब्रेक के बाद कितने टाइम बाद 10 मिनट्स बेटा, 10 मिनट्स, जी एग्जैक्ट टेन सर। मिनट्स पे ज्वाइन कर लेना, 8 बज रहे हैं, 8:10 करेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जी सर।